करोड़ अवाम की नुमाइंदगी, उनके मसाइल की निशानदेही, उन मसाइल का हल करना, उसके ऊपर एक अवामी राय का आना, उसके ऊपर हुकूमत का जवाब आना, असेंबली के फ्लोर पर हुकूमती एक्टिविटीज़ को चेक करना, ये सब चीज़ें मेंबर्स के फ़राइज़ मनसबी में शामिल होती हैं। और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स और जो उनकी जो सूरत हाल होती है, हुकूमत आकर उसको असेंबली के फ्लोर पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना ताकि अवाम उन्नास तक वो सारी तफसील जाए। तो ये निज़ाम कई दिहाइयों में, एक पूरी सदी लगी जब हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद अब पार्लिमान की उस इफादियत को, कॉमनवेल्थ के ममालिक में लेजिस्लेटिव बॉडीज़ की इफादियत को पूरी दुनिया के निज़ाम ने तस्लीम किया। अब इस निज़ाम को मतरूक करने की घिनौनी साजिश तहरीक इंसाफ ने, मैं अब ये बतौर स्पीकर कह रहा हूँ, इनका पहला हमला इस पे अगस्त में 2014 में तब से मतवातर हमला इनका जारी है। ये कभी चंद हलके खोलने के नाम पर इंतखाबी अमल को मशकूक करते हैं, कभी चंद हलके खोलने के नाम पर पूरी पार्लिमान की हैसियत को मशकूक करते हैं। पार्लिमान से एक मरतबा नहीं, ये वाहिद सियासी जमात है जो 4 मरतबा पार्लिमान की पूरी वर्किंग को मफलूज करने के लिए जो भी तरीका इनसे इख्तियार किया गया इन्होंने किया है। चाहे उसमें, और उस वक़्त भी हमने देखा 2014 के साल में भी तनख्वाहें लेने पे कोई एतराज़ नहीं। इसी असेंबली के बजट से तनख्वाहें ज़रूर लेनी है, लेकिन असेंबली का निज़ाम चलने नहीं देना, उसको होस्टेज करना है, शोर शराबे के होस्टेज करना है, तकरीर की, दलील की, आइन की, कानून की, बजट की कोई बात नहीं हो सकती। बजट की कॉपियाँ फाड़ कर फेंकना, ये सब चले। कोई एक ऑपोजिशन की रवायात में कुछ चीज़ें बनती गई, गलत उलाम है लेकिन बनती गई, और वो कि फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर कभी नहीं सुनी जानी, छोड़ देते हैं इस बात को। ये मेरे मुशाहिदे में 2002 से मैं इन असेंबलियों का यानी शाहिद हूँ। मेरे मुशाहिदे में ये पहली असेंबली है जिसमें ख़वातीन को नंगी गालियाँ दी जाती हैं। मेरे मुशाहिदे में ये पहली असेंबली है लोगों के वालिदैन के नाम लेकर गंदी गालियाँ दी जाती हैं, नारे क्वाइन किए जाते हैं। बट एज मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए कहा कि एज द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, एज अ स्पीकर, इट इज़ माई असेंबली, आई विल नॉट अलाउ यू कि आप यहाँ पर गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई गंदी गालियाँ दें। जो लोग इस तरह की वल्गैरिटी के मुर्तकब होंगे उनके खिलाफ जो कानून और रूल्स के अंदर मेरे पास इख्तियारात हैं मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। आज आपने देखा कि रेक्विजिशन दी। अब ये सारे लोग अपने अपने हल्का जात के अंदर थे जहाँ पर एक शख्स का हल्का नियामत जो है वो 5-5 लाख अफराद के नफूस पर मुश्तमिल है। ये मोज़ेज़ अराकीन वहाँ पर उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनकी दाद रसी करने के लिए 24-24 घंटे की अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। ये सारे लोग सब अपने उन कामों को छोड़कर आज असेंबली के इजलास में पहुँचे, और जिन्होंने रिक्विजिशन दिए वो वहाँ पर हुए नहीं। और 60 के करीब अफराद, वो लिस्ट मैंने अभी मीडिया से शेयर करनी है, मैं अब तमाम को मीडिया की वो लिस्ट उन 60 अराकीन की अभी आज भेजने लगा हूँ, जिन 60 अराकीन ने सिर्फ TADA लेने के लिए आकर दस्तखत किए। अब TADA 7,000 रुपया एक बंदे को ट्रेवल अलाउंस, डेली अलाउंस के हिसाब से मिलेगा। वो पैसे लेने हैं, उसके ऊपर उसकी रकम जितनी बनती है बनती जाए। ये देखें, ये एक करैक्टर है। एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये करैक्टर दिखाया है कि आप इतराज़ है आपको, आप बाहर एक अवामी असम्बली लगा कर बैठते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने लगाई, ये कोई एतराज़ नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है, बड़ी अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। एक के बजाय आप रोज़ करें, आप गाउन पहन कर करें। ये तो जब चीफ जस्टिस थे, फॉर दैट मैटर इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे और जस्टिस डोगर की कोर्ट थी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब जब बाहर निकले तो वकला ने एक मॉक वो बनाया, कोर्ट रूम बनाया। तो होता है, ये सिंबॉलिक है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। आपने किया, आपको याद होगा जब मैं अपोजिशन में था, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने भी बाहर सीढ़ियों पर इजलास किया। जब गवर्नर राज लगा तब सीढ़ियों पर इजलास किया। उसके बाद फ्लैटीज होटल के अंदर भी हम ले गए इजलास को, टोकन प्रोटेस्ट सिंबलाइज करने के लिए। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। लेकिन आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, आप इलेक्शन में हिस्सा लेकर वोट्स ऑब्टेन करते हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनते हैं, आप अपने चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आप स्पीकर के इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं,
تو بائی این ایکٹ آف بینگ پارٹ آف دا پروسیس آپ ایک طرف اسی اسمبلی سے اپنی تنخواہیں جاری کرتے ہیں. میں اخلاقی طور پر مانوں گا ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح مجھے لیٹر لکھ کر بھیجیں کہ ہمیں یہاں کی اسمبلی کی تنخواہ درکار نہیں ہے, لکھ کے بھیجیں, آئی ول بی ویٹنگ فار اٹ, میں منتظر ہوں گا. کتنے وہ لوگ ہیں جو سٹیپ ڈاؤن کریں گے, ریزائن کریں گے کہ ہم اس اسمبلی, کیونکہ ہم نے ایک اپنی اسمبلی ٹوکن پروٹیسٹ کے طور پر باہر لگا لی ہے, تو ہم اس اسمبلی کی کاروائی میں اب دوبارہ نہیں آئیں گے. وہ وڈ بی ویٹنگ فار اٹ کہ آپ اس کے اوپر کر کے بھیجیں. لیکن جہاں تک چیمبرز لینے ہیں آپ موجود ہیں, سرکاری گاڑیاں لینی ہیں آپ موجود ہیں, آپ نے سٹاف لینا ہے, آپ کی درخواستیں میرے پاس آ رہی ہیں, آپ نے کوئی ہر طرح کی آپ کو اکوموڈیشنز بطور ایم پی اے چاہیے, آپ نے کمرے لینے ہیں, جو پریولیجز ہیں وہ سارے لینے ہیں, لیکن اس اسمبلی کو گالی بھی ساتھ دینی. یہ ایک عجیب و غریب طریقہ ان کا چلتا رہا, اور آپ سب گواہ ہیں کہ میں نے پچھلے 4-5 ماہ سے جب سے یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے, ایون ٹو دا ڈسپلیئر آف دا پارلیمنٹری پارٹی آف دا گورنمنٹ, وہ سارے مجھ سے معترض ہوتے تھے کہ آپ اپوزیشن کو زیادہ وقت دیتے ہیں. میں انہیں بار بار یہ کہتا تھا کہ اپوزیشن کے پاس یہ جو فلور ہوتا ہے یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے, یہ فلور میں ان کو دوں گا, اور یہ فلور میں اس وقت تک ان کو دیتا رہوں گا جب تک وہ پارلیمانی زبان میں اخلاق کے دائرے کے اندر اپنا احتجاج بھی کرتے رہیں گے تو یہ حق بھی ان کا حاصل ہے. لیکن احتجاج کے نام پر ولگیرٹی, احتجاج کے نام پر ابیوزز, احتجاج کے نام پر گندی ننگی گالیاں, احتجاج کے نام پر کوائن کیے ہوئے وہ تضحیک امیز لوگوں کے ناموں کے نعرے لگانے والے, میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو آ کر شور مچاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ فلاں کا پاپا, تو میں کہا کو آ کے کہے گا کہ فلاں کا خاوند, وہ پھر کیسے ہوگا؟ آپ کو لوگوں کی خواتین کی تکریم کا خیال کرنا چاہیے. آپ کے گھر میں خواتین ہیں, آپ کو اس تکریم کا احساس ہونا چاہیے. آپ کے اندر ایک پس منظر آپ کا یہ دلیل دے کہ چاہے آپ نے اپنے لیڈر کو جیسے مرضی خوش کرنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک انریسٹ ہو, وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہر وقت کی ایک افراتفری مچی ہو, کیوس مچا ہو, اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنا جو بھی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن I will not allow this vulgarity to continue in this house. یہ نہیں ہو سکتا. اور آج اس کی مثال I prove my case here آپ کے سامنے ہے. آج اس کی مثال آپ نے دیکھی کہ کروڑوں روپے گورنمنٹ کے ایکسچیکر ضائع کر کے یہ موکری کی گئی کہ ریکوزیشن دی, اور اس کے بعد پھر اتنی ہمت نہیں تھی. کوئی بات ہوتی تو کرتے نا, ریکوزیشن دینے کے بعد ثابت کرنا پڑتا ہے. میں آپ کے سامنے ٹیسٹ کیس رکھ رہا ہوں. اب مکمل جو پورے الیکشن ٹرائیبیونلز کے اندر ان کی درخواستیں ہیں وہ 26 درخواستیں ہیں, 26. اب ان 26 اپلیکیشنز کے ساتھ لیٹ سے ایزیومنگلی کہ ان 26 درخواستوں میں خدا نہ خواستہ وہ جو ان کے مقدمے ہیں جو انہوں نے کیا ہے کہ جی کوئی irregularity ہے تو وہ بھی چلی گئی, کوئی اگر نان پرفارمنس آن دا پارٹ آف اینی گورنمنٹ آفیشل ہے وہ بھی کیس کے طور پہ چلی گئی, اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بے ضابطگی ہے وہ بھی الیکشن ٹریبیونل کے پاس چلی گئی, کہیں کاؤنٹنگ کے چھوٹے موٹے فرق کا مسئلہ ہے وہ بھی الیکشن ٹریبیونل کے پاس چلے گی. اگر یہ 26 کی 26 بھی میں اس پلڑے میں ڈال دوں تو پھر بھی آپ کی ساری تعداد جو ہے وہ 132 بنے گی. حکومت کے پاس 100 سے زیادہ اراکین کی اس کے بعد بھی حمایت حاصل رہے گی. وہ آپ کے پورے مقدمے کو یکسر اڑا کے رکھ دیتا ہے کہ آپ کے جو مقدمات ہیں جو الیکشن ٹریبیونل میں آپ نے الیکشن پٹیشنز ڈالی ہیں وہی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جس کی بنیاد پر میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کس حد تک آپ کا یہ مقدمہ جو آپ اٹھاتے ہیں روز وہ اس کے اندر کتنی جان ہے. جو باہر آ کر آپ حلف اٹھوا رہے ہیں, آپ نے اوتھ ایکٹ پڑھا ہے؟ اگر آپ یہ قانون پڑھا ہو تو یہ موکری یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ جال سازی کر رہے ہیں. کم از کم آپ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی ٹوکن اختیار ضرور کر سکتے, لیکن وہ لوگ جن کے متعلق آپ کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے آپ لا کر یہاں پر حلف اٹھانا, قسم اٹھانے کو کہتے ہیں, آپ جھوٹی قسمیں تک اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس ملک کے نظام کے ساتھ کتنی دیر تک آپ یہ پلے فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے. پریویلیج اور یہ جو ٹی اے ملتے ہیں, جیسے اس لیے ملتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے چلے, آپ نے اجلاس میں پارٹیسپیٹ کیا, عوامی ایشوز پر بات کی. جن لوگوں نے آج اسمبلی کے ایوان میں قدم بھی نہیں رکھا اور اپنی حاضریاں لگائیں
आईनी तौर पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए ये असेंबली रूल्स के अंदर क्या ऐसी चीज है कि जिस पर इनको टीएडीए ना मिले या इनके खिलाफ आइंदा ऐसी रिक्वेजिशन आए, इसी तरह के रवैया को सख्ती की जाए? देखिए ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। अब पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख मुख्तलिफ वक्फों के साथ कई दहाइयों पर मुखीत है, लेकिन ये अपनी नोयत का अनोखा और पहला वाक़या है कि आपने रिक्वेजिशन दी है और आप हाउस के अंदर नहीं आए। ये इसकी मैंने लॉ डिपार्टमेंट से आज इस पे एडवाइस मांगी है। मुझे तो पता है, रूल्स की भी मेरे सामने नज़र है। मुझे पता है कि आप गवर्नमेंट एक्सचेकर को अगर लेट से मैं इसके ऊपर एक जेनेरिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ अप्लाई करूं कि आप प्रोसेस को चीट कर रहे हैं, यानी आप जाली तरीके से हाजिरी लगा रहे हैं। ये सेल्फ राइटियस खुद साख्ता दयानतदार 10,000 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं है। 60 अफराद आकर हाजिरी लगा कर गए कि किसी तरह हुकूमत से, वो एक मिसाल सुनी थी किसी ज़माने में, कहते थे सरकार के घर से तेल भी मिले तो उसको भी जूते में डलवा के ले जाए। ये उस माइंड सेट के लोग हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 10,000 रुपए की खातिर इनमें से 60 दयानतदार, अमानत के पैकर, इमरान के जान निसार, वो वफादार सिपाही जिन्होंने मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करने, वो मैं बतौर मुझे कोई झगड़ा नहीं है, मैं कोई किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन मैं हाउस के कंडक्ट की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि ये अपनी नोयत का पहला अनोखा फ्रॉड है कि शायद कुछ माशी मामलात की तंगी थी। 10,000 रुपए के साथ शायद कोई रोजमर्रा मामूलात किसी लोगों के चलने थे तो वो रिक्वेजिशन दे दी और 60 अफराद आए और उनसे से पैसे लेके चले गए। अपोजिशन ये कहती है कि हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। नहीं, आप साहब अपोजिशन का ये कहना है असेंबली है 11 उनको स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पर उनको मुअत्तल किया हुआ है, जब तक उनकी बहाली नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। आपकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये इशू जो बहरान पैदा हो रहा है, तो आप उनकी मुअत्तली को ख़त्म करके जो कि नहीं, देखिए मैंने बिल्कुल भी मैंने गैर कानूनी काम कोई नहीं किया। वो रूल जिसके तहत मैंने इनको सस्पेंड किए और मैंने प्रेसिडेंट फॉलो किए जो तहरीके इंसाफ की जमात के स्पीकर थे परवेज़ इलाही साहब। मैंने कहा कि मुझे वो ऑर्डर दिखाएं जिसमें कुछ ऐसे अनरूली कंडक्ट पर इससे पहले कभी कोई अरकान को मुअत्तल किया गया हो। तो मैंने वो लेटर सामने रखा, उसमें मैंने देखा कि जिस तरीके से तहरीके इंसाफ की हुकूमत में लोगों को मुअत्तल किया गया था, उसी रैशनल और प्रेसिडेंट पर वर्ड टू वर्ड डिटो जो उसके अंदर लिखा है मैंने उससे कुछ फ़र्क नहीं किया और मैंने असेंबली की उस प्रेसिडेंट को फॉलो किया जो कि इनके दौर में बनी थी और मैंने राइटफुली वो किया। क्यों किया? मेरे पास असेंबली की रिकॉर्डिंग में वो सारी गालियां मौजूद हैं। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनवा देता हूं, आप आकर वो सुन सकते हैं। एक बात दूसरी एक गैर ज़रूरी बात मेरे इस भाई ने वहाँ पीछे खड़ी की, महबूब ने, मैं ये बात रिकॉर्ड पे करेक्ट कर दूं। एक विलफुली प्रोसेस को चीट करना होता है, विलफुली। अगर विलफुली प्रोसेस को चीट करने की कोई तस्वीर आपने देखनी है तो वो तस्वीर ये है कि आपको या तो किसी वजह से आने ना दिया जाए, इफ यू हैव एन ओपन हाउस एंड यू कैन कम इन, और 60 लोग अपनी हाजिरी लगाकर अपने फ़राइज़ मनसबी को पूरा किए बगैर सिर्फ टीएडीए लेकर जाएंगे, इस पर मेरा एतराज़ है। उनकी बहाली कब तक मुमकिन है? बहाली या गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ये अवाम के पैसे से इजलास चलता है, तो इस पर आपका इस वक्त है अपोजिशन को बिठा के समझाने का कि भाई ये अवाम के पैसे से चलती है, कुछ तो ख्याल करें। देखिए आपने दुरुस्त कहा। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है कि आप इनको कब बहाल करेंगे, मैंने एक कमेटी ऑन एथिक्स प्रपोज की है। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ज़ाब्ता तय कर लें और मेरा सिर्फ एक मुतालबा है कि वो लोग जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पर गालियाँ निकाली हैं वो अपोलोजाइज कर लें, सिंपल। इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं, और आइंदा जैसा मर्जी एहतजाज करें, लेकिन मैं असेंबली की कार्रवाई को गालियों का होस्टेज नहीं होने दूंगा। मलिक साहब ये बताइए कि ये जो असेंबली है ये तो लड़ने की जगह नहीं है। यहाँ पे जो 62-63 की जो हलफ दिया जाता है और ये मुसलसल है कि ये प्रैक्टिस चल रही है, जब हुकूमत में थे तो भी ऐसे ही था, अपोजिशन में तो भी ऐसे ही था, तो
तो ये तसलसल ये नहीं समझते कि ये क्रिमिनल एक्ट है कि जब आप हुकूमत में तो भी ऐसे एहतजाज करते हैं, अपोजिशन में तो ही ऐसे एहतजाज करते हैं। तो सर ये जो गलत बयानी मुसलसल की जा रही है, मुसलसल 62 की खिलाफवर्जी की जा रही है सादिक और अमीन की, तो इसके खिलाफ आप क्या सख्त एक्शन ले सकते हैं? और ये मसला नहीं समझते कि मुसलसल ये तरक्की की तरफ और ये इंतशार की तरफ जा रही है सियासत? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कुछ लोगों का वजूद जो है वो अपने वजूद की बुनियाद पर अदम इस्तेहकाम और इस किस्म की अफरा तफरी और कैओस उनके वजूद के साथ जुड़ा होता है। अगर आप मुझे बताएं कि इस सियासी जमात के सरबराह का मैं बतौर स्पीकर, कुछ मेरे पर हदूद व क़यूद हैं, मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ खुलकर किसी एक जमात पर तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके सामने ये एक मुकदमा रख रहा हूँ कि असेंबली के फ्लोर पर 2014 से लेकर आज तक इस सियासी जमात के साथ मैंने बतौर गवर्नमेंट भी डील किया है, बतौर ऑपोजिशन भी डील किया है। मेरी इन आंखों ने देखा है कि इस असेंबली के फ्लोर पर प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाकर, गुंडे बनाकर, वेस्ट कोट्स पहनाकर सैकड़ों की तादाद में असेंबली के फ्लोर पर उतारा गया। मैंने देखा कि उन लोगों के जरिए असेंबली के अरकान के ऊपर हमला कराया गया। मैंने देखा कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर कातलाना हमला किया गया। मैंने देखा कि यहाँ पर बावर्दी मुलाजमों को गस्टापो ये काली यूनिफॉर्म्स पहनाकर उनको असेंबली के अरकान के सामने दीवार बनाकर खड़ा किया गया। ये सब मैं देखता रहा। मैंने तो आज एक जमहूरी अमल जो कि रूल्स के अंदर लिखा है कि ऑर्डरली कंडक्ट मैंने मेंटेन करना है। ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करने के लिए अगर मुझे किसी ऐसे अनरूली मेंबर को उसकी राउडीज़म की बुनियाद पर, उसकी वल्गैरिटी की बुनियाद पर, उसके अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट की बुनियाद पर उसको सस्पेंड करना पड़ेगा तो आई विल। जी खाए साहब, ये बताएं, आज जो लिस्ट आपने पोल की है 60 मेंबर आज की, और यू आर फेयर है ना कि सिर्फ डीए लेने के लिए अंदर हाजिरी लगाई, बाहर जाके बैठ गए, क्या ये पैसे आप डिटैच कर सकते हैं और करेंगे? देखिए, मैंने इस पर क्यों मैंने आपको बताया कि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इस तरह की चोरी चकारी पहली बार मेरे नोटिस में आई है। मुझे पता चला है कि ये ग्रोह के अंदर मिलकर भी इस तरह की चोरी चकारी की जा सकती है। तो ये 60 मुतकब्बर चोर जो आज अंदर आए, जो ईमान के दायरे के दर्जे उत्तम पर, सदरतुल मुंतहा पर फाइज हैं, उनकी इस चोरी के मुतल्लिक देखते हैं कानून क्या कहते हैं। जिन्होंने ये इंतशारी टोला परवान चढ़ाया, उस वक्त के DGISI की टेप वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सुनवाई गई। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ के जनरल बाजवा आ गए। मुद्दा ये है कि जड़ को पकड़ा जाएगा या हम इससे बाद 10 साल बाद 2034 में भी यही बातें करेंगे? देखिए, मैं तो इस ख्याल का हामी हूँ कि बदकिस्मती से इस मुल्क में वो पहिए जो इस्तेहकाम का बाइस हो सकते हैं, या तसव्वुर ये कर लिया गया है कि किसी एक दायरे में रखकर एक तनकीद को, यानी आप फौज पर तनकीद करेंगे तो आप मकबूल होंगे। यहाँ पर एक फॉरवर्ड टुगेदर की बात हम कर रहे हैं कि ये आपने बारहा आजमा लिया, लेकिन आपके पास एक ही रास्ता है। वो रास्ता है आपके इदारे, आपकी ये फोर्स के 40 मुकदमों के फैसले, जिसमें मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले आने हैं, और एक ही तरह के बेंच, चाहे वो उमर अता बंदियाल साहब की कोर्ट थी, चाहे वो साकिब निसार साहब की कोर्ट थी, या फॉर अ ब्रीफ पीरियड अगर उसमें कोई 2 जज साहिबान और भी आए। हमारा सिर्फ ये मानना है कि चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव सिविल सर्विस है, चाहे इस मुल्क की पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं, चाहे इस मुल्क के फौजी हैं, इन सब लोगों को यकसा होकर इस मुल्क को इस भंवर से निकालने की, सियासत का दायरा तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक बात दलील के साथ कह सकता हूँ, और वो ये है कि जब तक आप इस मुल्क के अंदर जिस तरीके की आज की राइज सियासत एक जमात ने इंतशार की कायम की हुई है, ये इंतशार जब तक रहेगा, जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज अ फार फेच्ड आइडिया, हो नहीं सकेगी। कहा जा रहा है कि वापस ले लिया गया, गाड़ी भी वापस ले ली गई। मैं भी सवाल कर रहा हूँ। चलो
उनसे गाड़ी भी वापस ले ली गई। फिर हमने देखा कि उनकी जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी गाड़ी को असेंबली में दाखिले की भी इजाज़त नहीं है। एक तरफ आपकी तरफ से भी ऐसा रवैया सामने आ रहा है कि वो लोग शिकायत करते हैं कि हमारी गाड़ियां तक अंदर दाखिल नहीं होने दी जाती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम लोग असेंबली में नहीं आना चाहते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 महीने आप में से कोई एक शख्स सीने पर हाथ रख के बता दे जब से असेंबली कायम हुई है। मैंने ऑपोजिशन, आपसे मेरा सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे, मैं अगर गलत बात कह रहा हूँ मुझे अभी रोकें। मेरा आपसे सवाल है कि 4 महीने मेरे पर नाकिद क्या हुकूमत थी, क्या ऑपोजिशन थी? ऊंची आवाज बताएं, मैंने सुना नहीं है। नहीं, ऊंची बोले ना। 18 में से मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि 18 में से 16 वज़रा ने जाकर चीफ मिनिस्टर से कहा कि हमें लगता है कि स्पीकर ऑपोजिशन का है। तो क्या ये यकायक हुआ? सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, गालियां देने की इजाजत नहीं दूंगा। बिहेव योरसेल्फ। आप अपने आप को, दिस इज असेंबली जिसका गार्डियन मैं हूं और मैं कतई तौर पर लोगों की तौकीर उछालने की इजाजत नहीं दे सकता। सिंपल। लगता यह है कि हुकूमत जो है पीटीआई पर पाबंदी लगाने की जा रही है, इस हवाले से जो नहीं, मैं फ्रैंकली आपसे कहूं, जमातों पर पाबंदियां नहीं लगती और पाबंदी शायद लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, लेकिन जमातों पर पाबंदियां लगती नहीं है। लेकिन अगर एक जमात का वजूद है ही इंतशार, एक जमात फॉरेन फंडिंग के उन काले बादलों के अंदर धसी हुई है, अरबों रुपए अरबों डॉलर्स की फॉरेन फंडिंग लेकर इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है, तो सवाल मैं फिर आपके सामने रखता हूं क्या होना चाहिए और एविडेंसेस भी हों।